ये सफर सीधे हमारी इंसानी फितरत, हमारी सोच और हमारे समय से जुड़ा है। अगर हमेशा से ये सवाल परेशान करता रहा है कि हमारा दिमाग असल में कैसे काम करता है, हम अपनी सोच दूसरों के हवाले क्यों कर देते हैं और हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा कैसे बर्बाद कर रहे हैं, तो खैर आज इसका बिल्कुल सटीक जवाब मिलने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए इसमें गोता लगाते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे सामूहिक अवचेतन के छिपे हुए रहस्यों को, फिर बात होगी स्वतंत्र विचार की असली ताकत की। उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमारी पहचान अक्सर तार्किक बहस को बर्बाद कर देती है, और अंत में हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी अपने समय को वापस कैसे पाएं, इस पर चर्चा करेंगे। पहला भाग, सामूहिक अवचेतन को समझना। शुरुआत करते हैं मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल युंग के विचारों से। अब ये जानकर थोड़ी हैरानी हो सकती है, बल्कि यूं कहें कि थोड़ा अजीब लग सकता है कि हम इंसान पूरी तरह से अपने खुद के मन को कंट्रोल नहीं करते हैं। जी हाँ, हमारे अंदर कुछ ऐसा भी है जो हमसे बहुत बहुत पहले से मौजूद है। इसे कलेक्टिव अनकॉन्शियस यानी सामूहिक अवचेतन कहते हैं। असल में ये हमारे मन का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे हमने अपनी इस मौजूदा जिंदगी में सीखा हो या अपने अनुभवों से कमाया हो। बिल्कुल नहीं, ये तो एक साझा मानसिक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा सांचा है जो जब से दुनिया शुरू हुई है तब से हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें विरासत में मिल रहा है। ये पूरी मानवता को आपस में जोड़ने वाली एक अदृश्य डोर है। अब जो बात सच में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि हमारे मन के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से होते हैं। एक तरफ है हमारा व्यक्तिगत अवचेतन, जिसमें हमारा अपना भावनात्मक बोझ, दबी हुई यादें और उलझनें होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सामूहिक अवचेतन है जो इससे पूरी तरह से अलग है। ये हमारा कोई निजी बैगेज नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही प्राचीन और विरासत में मिला हुआ फ्रेमवर्क है जो दुनिया के हर एक इंसान का अपना है। इसी गहरे सामूहिक हिस्से के अंदर कुछ खास पुराने सांचे छिपे होते हैं जिन्हें युंग आर्केटाइप्स कहते हैं। इन्हें दिमाग में मौजूद खाली सांचों की तरह समझा जा सकता है। ये सांचे तब अचानक जाग जाते हैं जब जिंदगी में कोई ऐसी घटना घटती है जो इनसे मेल खाती हो। और जानते हैं, जब ये जागते हैं तो ये इंसानी सोच में बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक बदलाव ला सकते हैं, यहाँ तक कि पूरे के पूरे समाज में खतरनाक पागलपन या बड़े सामाजिक आंदोलन भी पैदा कर सकते हैं। इसे एक बहुत ही कमाल की सच्ची घटना से समझते हैं। ये कहानी सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 1906 में एक मानसिक मरीज था जिसे एक दिन ये भ्रम हुआ कि सूरज के अंदर से एक नली लटक रही है और उसी से हवा निकलती है। अजीब लगता है ना? लेकिन रुकिए, ठीक 4 साल बाद 1910 में एक बहुत पुराना ग्रीक धार्मिक ग्रंथ खोजा गया और उस प्राचीन ग्रंथ में बिल्कुल हूबहू वही बात लिखी थी, सूरज, नली और हवा। उस मरीज के लिए उस किताब के बारे में जानना तो नामुमकिन था, क्योंकि वो तब तक दुनिया के सामने आई ही नहीं थी। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कुछ बहुत ही पुरानी तस्वीरें हम सबके दिमाग में हमेशा से छपी हुई हैं। दूसरा भाग, स्वतंत्र विचार की शक्ति। तो मन के इस छिपे हुए अंधेरे हिस्से से निकलकर अब हमारी जागृत बुद्धि की ओर चलते हैं। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे इंसान अक्सर खुद ही अपनी सोचने समझने की ताकत दूसरों को सौंप देता है। स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि लगातार पढ़ना मन पर दूसरों के विचारों को थोपता है, ठीक मोम पर लगी मोहर की तरह। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब बहुत ज्यादा सिर्फ किताबें ही पढ़ी जाती हैं और खुद कुछ नहीं सोचा जाता, तो ये एक स्प्रिंग पर हमेशा भारी वजन रखे रहने जैसा हो जाता है। धीरे धीरे वो स्प्रिंग अपनी लचक खो देता है। बिल्कुल वैसे ही बिना सोचे समझे बस जानकारी निगलते रहना हमारी अपनी सोचने की ताकत को खत्म कर देता है और दूसरों को हमारी ओर से सोचने का हक दे देता है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने वाला किताबी इंसान अलग अलग लोगों के विचार उधार लेता है। नतीजा, दिमाग में एक अजीब सी खिचड़ी बन जाती है, जैसे रंगों की एक बिखरी हुई प्लेट जो कोई साफ तस्वीर नहीं बनाती। वहीं दूसरी ओर एक स्वतंत्र विचारक उसी जानकारी को अपने दिमाग से सोचकर इस तरह गूंथता है कि वह एक बहुत ही सुंदर, बेजोड़ और मौलिक मास्टरपीस पेंटिंग बन जाती है। इसी को अगर हम एनलाइटनमेंट या ज्ञानोदय के नजरिए से देखें तो इंसान अक्सर अपनी ही बनाई नासमझी में फंसा रहता है। लोग आलस में क्या करते हैं, वे नेताओं, धर्मगुरुओं या किताबों को एक तरह से अपना संरक्षक मान लेते हैं ताकि वे उनके लिए फैसले ले सके। लेकिन सच्ची जागृति तब आती है जब इंसान बिना किसी सहारे के अपनी सोच का सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करने की हिम्मत जुटाता है। तीसरा भाग, कैसे पहचान तार्किक बहस को बर्बाद करती है। अब जब यह बौद्धिक आलस पूरे समाज में फैल जाता है तो क्या होता है?
आइए इस अहम पहलू को समझते हैं। इन स्रोतों में बहुत ही निष्पक्ष रूप से एक बात पर जोर दिया गया है, अपनी पहचान को छोटा रखें। देखा गया है कि जब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जैसे विषयों पर बात होती है तो बहस शांत और तार्किक रहती है, लेकिन जैसे ही बात धर्म या राजनीति पर आती है लोग भड़क जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग इन्हें अपनी व्यक्तिगत पहचान बना लेते हैं, और जब बात पहचान पर आती है तो तार्किक बहस वहीं दम तोड़ देती है। ये विश्लेषण किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, बल्कि स्रोत की इस अहम बात को निष्पक्ष रूप से सामने रखता है कि दिमाग को खुला रखने के लिए पहचान का दायरा छोटा होना चाहिए। चौथा भाग, अपनी छोटी सी जिंदगी को बर्बाद करना बंद करें। अब जब मन और बुद्धि आजाद हो चुके हैं तो चलिए एक ऐसी अंतिम और सबसे बड़ी चुनौती की तरफ बढ़ते हैं जो हम सबके सामने है, वक्त और हमारी जिंदगी। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि आम तौर पर लोग जो शिकायत करते हैं कि कुदरत ने हमें बहुत छोटी जिंदगी दी है, वो असल में सच नहीं है। जिंदगी छोटी नहीं है, बस इसका बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया जाता है। समय की तुलना एक बहुत बड़ी दौलत से की गई है। अगर किसी नासमझ के हाथ लग जाए तो तुरंत खत्म हो जाती है, लेकिन अगर समझदारी से संभाली जाए तो हमेशा बढ़ती रहती है। जरा सोचिए, ये वक्त आखिर जाता कहाँ है? स्रोत में दिए गए उदाहरण हमारी आंखें खोलने वाले हैं। इंसान अंतहीन ऐशो आराम के पीछे भागने में या बड़े बड़े नेताओं की चमचागिरी करने में अपना वक्त गंवाता है। कुछ तो बस इस बात पर घंटों बहस करके बर्बाद कर देते हैं कि बाल सही कटे हैं या नहीं, या फिर ऐसी फालतू ऐतिहासिक जानकारी रटने में लगे रहते हैं, जैसे रोमन सर्कस में पहली बार हाथी कौन लाया था। सच में हम किस कदर अपना समय पानी की तरह बहा रहे हैं। समय को महान दार्शनिक सेनेका ने 3 हिस्सों में बांटा है, अतीत जो अब सुरक्षित है और अटल है, वर्तमान जो बहुत ही क्षणिक है और तेजी से भाग रहा है, और भविष्य जो पूरी तरह अनिश्चित और शंकाओं से भरा है। जो लोग हमेशा उलझे रहते हैं और बेवजह की चिंता में रहते हैं, वे तेजी से भागते हुए वर्तमान को पकड़ ही नहीं पाते और अपने अतीत की तरफ मुड़कर देखने से भी डरते हैं, क्योंकि वहां सिर्फ बर्बाद किया हुआ वक्त नजर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बात कैसे जुड़ती है। ये कितनी अजीब बात है ना, कि आम इंसान अपनी जमीन और जायदाद के एक छोटे से टुकड़े को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देता है, लेकिन अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा, अपना समय, किसी को भी बिल्कुल मुफ्त में बांट देता है। इसके ठीक उलट एक समझदार इंसान या दार्शनिक अपने समय की पूरी रक्षा करता है। एक महान इंसान की यही निशानी है कि वो अपना कीमती समय फालतू चीजों में बर्बाद नहीं होने देता। असल में जिंदगी को लंबी करने और अमरता पाने का बस एक ही तरीका है, अपने समय की कद्र करना और बीते हुए महान विचारकों को अपना दोस्त बनाना। जब हम इतिहास के महान विचारकों के ज्ञान से जुड़ते हैं तो उनका सारा बीता हुआ समय भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। हम अपनी जायदाद की जान देकर रक्षा करते हैं, लेकिन अपना समय मुफ्त में दे देते हैं। क्या हम सच में जी रहे हैं या सिर्फ समय खत्म होने तक बस यूं ही वजूद में हैं? अंत में ये एक ऐसा शक्तिशाली और चुभने वाला सवाल है जो गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या वाकई हर दिन जिंदगी जी जा रही है या सिर्फ अपनी मौत का इंतजार करते हुए दिन काटे जा रहे हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि आज का बचा हुआ दिन कैसे बिताना है। इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।